हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने संविधान के जो सेलिएंट फीचर है मतलब मुख्य विशेषताएं उनके बारे में बात की थी। अब आगे हम लोग किस किस के बारे में बात करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अब हम चल रहे हैं जो 10वां जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह किस समिति ने लाया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन की थी कि तात्कालिक जो यूएसएसआर है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए वो 10 की 10 भारतीय संविधान में भी कॉपी हुआ और भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में इसे शामिल किया गया 10 ड्यूटीज़ को, है ना। और जिस प्रकार की भारतीय संविधान जो है, जिस प्रकार भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है और हम उसको एंजॉय करते हैं, हमारे को शक्ति मिलती है कि हम है ना पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति और हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। यही जो ड्यूटीज़ हैं, यही जो कॉन्शियंस है, यही क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब हिंदी में क्या होता है, मौलिक कर्तव्य, जो एक देश के नागरिक को होते हुए ये करने चाहिए, राइट। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें ऐड किया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए कि जो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी और ये बाद में ऐड किया गया। और 1975 से 77 के बीच जब फाइनेंशियल जो है ना इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 86वां संविधान स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 10। इसके अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, वो जो है 86वें संविधान संशोधन, जो कब आया था, 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन में क्या ऐड किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए और इसके लिए उनके पेरेंट्स, गार्जियन, है ना, वो सभी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की बात जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में 11वें फंडामेंटल ड्यूटी में पकड़ी थी। तो आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10, लेकिन बाद में क्या ऐड किया गया, एक ऐड किया गया और वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना राइट टू एजुकेशन, जिसको हम लोग इन जनरल है ना 86वें संविधान संशोधन को हम किस नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है। तो आपको जो है ये याद रखना है कि हमको ये बात पता है कि पार्ट फर्स्ट जो होता है उसमें भारतीय संघ यूनियन की बात हो रही है, पार्ट सेकेंड में नागरिकता सिटीजनशिप की बात हो रही है, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद है, 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है वो नागरिकता सिटीजनशिप में आते हैं। तीसरा जो भाग है संविधान का वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो कि 12 से 35 तक है। चौथा जो पार्ट है उसे राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो 36 से लेकर 51 है। और 51A को ही क्या बोला है, पार्ट 4 ए बोला है, क्योंकि पार्ट 4 किस में आता है, पार्ट 4 में 36 से 51 तक जो है आर्टिकल्स आते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये बात तो पता चली गई कि ये 4A में आ रहा है, 51A में इसको स्पेसिफाई कर दिया गया और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वर्तमान में। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि सभी लोग अपने संविधान का रिस्पेक्ट करें, राष्ट्रीय फ्लैग का रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, संप्रभुता की सुरक्षा करें, यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब एकता और अखंडता की बात करें। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता। आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से प्रियम्बल, प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था। कौन कौन से वर्ड थे, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, समाजवादी, और इंटीग्रिटी, अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जो हैं आपको याद रखने, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, प्रियम्बल में, है ना। तो इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, सभी जो है ना भाईचारे की भावना को, इस तरह की भावना रखेंगे अमंगस्ट ऑल द पीपल, सभी लोग जो है ना आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी रखेंगे, है ना। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर, भारत का जो इतना कॉम्पोजिट कल्चर है इसको भी क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज ए रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग द राइट्स, जब आप अधिकारों को है ना एंजॉय कर रहे हो, है ना, तो आपको अपना क्वाइट कॉन्शियस ड्यूटी भी याद रखनी चाहिए देयर कंट्री के, अपने देश के बारे में उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को जनरेट करेंगे। आप सभी जो है जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं भी, तो हम लोगों को क्या है, भारत देश को बढ़ाने के लिए जो है ना नए नए अन्वेषण, इंजीनियरिंग
कोशिश करनी चाहिए, भारत देश को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये सभी हमारे जो है ना मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो देखिए, और देयर सोसाइटी एंड देयर फेलो सिटीजन के लिए जो जो उनकी जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इस फंडामेंटल ड्यूटी में बताइए। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं, इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब यदि कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा नहीं कर रहा है, यदि अपने बच्चे को वो एजुकेशन नहीं दे रहा है राइट टू एजुकेशन के तहत, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई केस हो जाएगा। इसका मतलब वो नॉन जस्टिसिएबल है, जिस प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर स्टेट। मैंने आपको बता दिया, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, अखंडता। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, सोशलिस्टिक और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड जो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर सेक्युलर स्टेट, कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष है। इट डज नॉट अपहोल्ड पर्टिकुलर रिलीजन। ऐसा नहीं है कि भारत का स्वयं का एक राज्य धर्म है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, इनका अपना एक राज्य धर्म है जो कि इस्लाम है। तो उसी तरह से भारत का, ऐसे कई सारे देश है जो अपने क्रिश्चियन धर्म को हार्ड फॉलो करते हैं, लेकिन भारत जो है उसका कोई अपना राज्य धर्म नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। तो एज ऑफिशियल रिलीजन हमारा कोई नहीं है, जैसे कुछ देशों के हैं, भारत का कोई ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारे है ना दूसरे धर्मावलंबी भी रहते हैं, और भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। तो यहाँ पर यदि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है ना ज़्यादा जो है भाव देते, यदि ज़्यादा मूल्य देते, तो वो जो है दूसरे कई लोगों के लिए बड़ा जीने के लिए ना बड़ी कठिनाई हो जाती है भारत देश में। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू जो है ना उनको बड़ी कठिनाई होती है ना। आपको पता होगा डे बाय डे वहाँ पे हिंदुओं की संख्या लगातार गिरती जा रही है। तो हमने अपना राज्य धर्म जो है कोई फिक्स नहीं रखा है, तो ये बात याद रखनी है। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में ऐड किया था 42वें संशोधन के तहत 1976 में। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। द प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडियन लिबर्टी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो जो प्रस्तावना है वो सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, वो जो मत रखते हैं, विश्वास करते हैं, जिसमें फेथ रखते हैं और जो भी पूजा करते हैं, उन सभी के बारे में ये है ना बोलता है कि मतलब सभी अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, और रूल ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप मुझे बताइए कि कानून के समक्ष समानता ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? अच्छा, ये देखो दे ही रखा है इन्होंने, 14 आर्टिकल, 14th आर्टिकल ना, तो 14 ही आर्टिकल क्या है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रही है कि सभी कानून के सामने कोई भी धर्मावलंबी है, सभी समान है, उसमें कोई है ना विशेष धर्म को प्रावधान नहीं दिया जाएगा। दूसरा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो राज्य है या जो भी देश, मतलब राज्य का मतलब है जो गवर्नमेंट है, वो कभी भी है ना धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 15 में दे रखा है। तो देखिए 15 अनुच्छेद समझ में आ गया आपको। 15वां 16वां देखिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसी भी धर्म का व्यक्ति है, एनी कास्ट, क्रीड, कोई सी भी भाषा बोलता है, लेकिन वो इक्वल है, उसको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अवसर की समानता हिंदी में, वो 16वें अनुच्छेद में। ऑल द पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियंस। सभी लोग बराबर ही के साथ में जो है ना अपना जो भी स्वतंत्रता है उसका पालन कर सकते हैं, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं किसी भी धर्म का। तो ये अनुच्छेद 25 में आता है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन याद होगा ना आप, किस में आता है? 25 से 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 25 से 28 जो अनुच्छेद है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है तो ये सारी बातें हमको क्या बतला रही हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर नहीं होगा। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। वो कोई भी अपने जो धार्मिक पर्पस है उनको वो पूरा कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। कोई भी
व्यक्ति को है ना टैक्स नहीं देना पड़ेगा यदि वो प्रमोट कर रहा है किसी पर्टिकुलर धर्म को, ये 27वें अनुच्छेद में दे रखा है। तो इस तरह से कई बार है ना अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। देखिए 28वां अनुच्छेद क्या कहता है, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन, मतलब भारत, देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है, 29th आर्टिकल, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। देखिए कभी भी धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि केवल धर्म से रिलेटेड है। यदि किसी की विशेष लैंग्वेज है, किसी की विशेष लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसका जो संस्कृति है, कल्चर है, वो यदि डिस्टिंक्ट है तो उनको भी संरक्षित करने का उन्हें अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 बोलता है। देखिए अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि सभी जो माइनॉरिटीज़ है मतलब अल्पसंख्यक है, शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, कि वो जो है एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, की वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। जैसे हिंदू लोगों के जो है ना, हिंदू लोग भी अपना मत के अनुसार जो है ना एजुकेशनल सिस्टम बना सकते हैं। मुस्लिम्स का आप लोग जानते हैं मदरसाज होते हैं। तो आर्टिकल 30 के तहत जो है उनको अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी शैक्षणिक संस्थान बनाने की भी जो है शक्ति प्रदान है। तो देखिए द स्टेट शैल हैव एंडेवोर का मतलब होता है प्रयत्न करना, ना ट्राई करना, टू सिक्योर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना ये 44वें अनुच्छेद में दिया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, देखिए ये है ना भारत में है ना, ये यूसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ये जो है भारत में बहुत पहले से ही दिया हुआ था कि जब भी भविष्य में ऐसा लगे भारत बहुत एडवांस हो जाए तो सभी धर्म समान हैं तो उनको यूनिवर्सल सिविल कोड होंगे। हिंदू धर्म के जैसे आज की तारीख में अलग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू लॉ अलग है। तो इस तरह से जो है ना जजेस जो उसके आधार पर जजमेंट देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स आ जाएं, है ना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना एक आदर्श मूलक समाज के बारे में बात करता है, जहाँ पर है ना लोग अब बहुत समझदार हो जाएंगे ना तभी हम इनको इम्प्लाई कर सकते हैं, वरना अभी जो है भारत में इतनी समझ पैदा नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो है ना आज भी रिलीजियस जो है ना खटास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए अब इसको एक है ना एक कंपैरिजन के साथ समझते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था सेक्युलरिज्म का, मतलब जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो क्या बोलती हैं कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, कि जो पॉलिटिक्स है उसको धर्म से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दिस नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इनएप्लीकेबल इन इंडियन सिचुएशन। भारत में ये संभव नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस तरह से वो धर्म से बिल्कुल अलग थलग रहे। तो इसके लिए हमने क्या प्रावधान किया है, हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न कंट्री में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो भारत में क्या प्रोसेस है, गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन और प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजियस, है ना, रिलीजन इक्वली। तो सभी को ये अधिकार दिया हुआ है कि सभी अपने धर्मों को रक्षा कर सकते हैं और ऑल रिलीजन इक्वलिटी, और उनको सभी को बराबर माना गया है। तो जबकि दूसरे देशों में क्या है, बिल्कुल उसको अलग ही कर दिया, धर्म को अलग कर दिया। लेकिन धर्म कहीं ना कहीं किसी भी देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि धर्म अपने आप ही स्वतः ही लोगों को सही पाथ का गाइडेंस देता है। जब लोग अच्छे से वेल बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली देश में क्या होगा, क्राइम रेट कम होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू have a religion, or we are providing respect to religion via our constitution। तो देखिए अब आ रही है बात, moreover the constitution has also abolished old system of communal representation। आपको याद आ रहा होगा मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि 1909 के अंदर मुस्लिम लीग आ गया था। 1919 में जो है ना सिखों को, क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस को जो है ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, है ना, सांप्रदायिक उनका विशेष निर्वाचन प्रोसेस, जिसमें
जिस सीट पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और वहाँ पर यदि मुस्लिम, क्रिश्चियन या एंग्लो इंडियंस ज़्यादा हैं तो केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जो उस पर्टिकुलर धर्म या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, और वही व्यक्ति जो है ना चुनाव में खड़ा होगा। इसका मतलब वहाँ पर रहने वाले हिंदू लोग जो है ना उसमें मत नहीं दे सकते। यदि वो सिख की जगह है तो मुस्लिम, हिंदू और एंग्लो इंडियन मत नहीं दे सकते। तो इसी को कम्यूनल अवार्ड, इसी को क्या बोला है ना, कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन महात्मा गांधी जी का मैंने आपको बताया था 1932 के अंदर राम से मैकडोनल्ड ने जो है इसको जो है पूना पैक्ट के तहत जो है ये कहा कि रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर, जैसे एससी कम्युनिटी ज़्यादा है या एसटी कम्युनिटी ज़्यादा है तो डिप्रेस्ड क्लास को क्या पर्टिकुलर जो है उनको खड़ा वही व्यक्ति होगा जिसका उस निर्वाचक क्षेत्र में ज़्यादा संख्या है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी को है। तो इस तरह से क्या है, भारत ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया जबकि रिजर्वेशन कर दिया सीट्स का। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि फिक्स रिजर्वेशन है 8%, 16% सीटों का, और जो सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं उसमें 33% राजस्थान में रिजर्वेशन है कि महिलाएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये फिक्स रिजर्वेशन कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल महिलाएं वोट देंगी। इसका मतलब ये है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी व्यक्ति मत दे सकते हैं, लेकिन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में केवल वही व्यक्ति मत दे सकते थे जो उस धर्म से रिलेटेड है जिसकी वो सीट को घोषित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो वी हैव नलिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और ये सारी बातें मैंने आपको है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, राम से मैकडोनल्ड्स, ये सभी बातें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ, इसका मतलब क्या है कि मतलब सभी को जो है ना वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क मताधिकार प्रदान किए गए। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता जैसी हुई भारत में तो उसके बाद 21 साल से बड़े, 21 से 21 साल से जो ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो महिला है या पुरुष है, सभी को जो है ना वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, यही डेमोक्रेसी है। चाइना में इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर तो एक पर्टिकुलर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो जो मर्जी आती है वो करती है। वहाँ पर आज तक कभी मत वगैरह, वोटिंग वगैरह नहीं पड़ती है ना, ओपन वोटिंग नहीं होती है वहाँ पर। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ऑफ एज हैज़ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, उसकी कितना धन है उसके पास, उसकी कितनी शिक्षा है, उसका लिंग क्या है, धर्म क्या है, उसकी प्रजाति क्या है, उसकी जाति क्या है, इस तरह की किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस अप्लाई नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत महान बात है कि हम जब संविधान के आगे बात करते हैं और जब मत डालने की बात करते हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी जी के मत का वोट भी कितना है, एक ही है, और किसी निम्नतम तबके के जो सबसे गरीब व्यक्ति के मत का वोट का भी जो है ना रेशियो कितना, एक ही है। इसका मतलब भारत के सभी व्यक्तियों में केवल एक ही अधिकार है। मेरे मत का वैल्यू भी उतना ही है, मोदी जी के मत का वैल्यू भी उतना है, राहुल गांधी जी के मत का भी उतना ही वैल्यू है। इसका मतलब देखिए कितनी पावरफुल शक्ति दी है। तो इसी को डेमोक्रेसी कहा गया। द वोटिंग एज इज़ रिड्यूस्ड 18 ईयर्स फ्रॉम 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1990 में 61वां संविधान संशोधन के तहत जो 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। ये एग्जाम में कई बार आया, याद रखना। 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वयस्क मताधिकार के लिए जो घोषित की गई वो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत की गई। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो इंट्रोडक्शन हुआ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, और एक ये बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, हाईली रिमार्केबल इन द व्यू ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कंट्री। आप जानते होंगे आज भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी डॉक्यूमेंट निकलता है तो क्या कहा जाता है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो दुनिया की सबसे विशालकाय डेमोक्रेसी कौन सी है, भारत। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, यूएसए, अमेरिका। ठीक है। ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड ओवरवेलमिंग लिटरेसी। तो
देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बोल्ड एक्सपेरिमेंट है ना, इन द व्यू ऑफ वास्ट साइज, इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा गरीबी है ना, जो है सामाजिक इनइक्वालिटी है ना, असमानताएं हैं, और ओवरवेलमिंग इलिटरेसी, इतना ज़्यादा अशिक्षा होने के बाद भी जो हमारा इलेक्शन आयोग जो है ना फेयरली चुनाव जो है ना कंडक्ट करवाता है। तो देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेकिंग डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड एंड एनहांस द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इन द कॉमन पीपल। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम भारत का हिस्सा हैं, भारत के भाग हैं, एक एक व्यक्ति को ऐसा लगता है, और ये अपने आप में उसको गर्व फील होता है। अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी, कि उसमें समानता का अधिकार है। इनेबल माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन अप न्यू होप्स एंड विस्टार्स फॉर वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन के लिए एक नए रास्ते खुलते हैं, और उन्हें भी लगता है कि हम भी जो है ना मेन स्ट्रीम में है ना, जो मुख्य धारा में हम भी जुड़े हुए हैं, जो कि विकास की मुख्य धारा है, जिसमें हम लोग वोट देके ना किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष दल को हरा सकते हैं। तो यह शक्ति बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब बात आ रही है सिंगल सिटीजनशिप की, एकल नागरिकता। तो इसको मैं 2 शब्दों में ही ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको मेन बात समझ में आ जाएगी कि सिंगल सिटीजनशिप है ना, वो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जैसा कि भारत में, ब्रिटेन में, वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होता है, हमेशा याद रखना। और ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पर होती है? जहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो है ना राष्ट्रपति सिस्टम जहाँ होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अमेरिका में जो है लोगों को नागरिकता जो है, एक तो देश यूएसए की नागरिकता है, और एक मान लीजिए वो ओहियो प्रांत में रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, अलास्का में रह रहे हैं, तो वहाँ की अलग नागरिकता मिलेगी। तो इस तरह से क्या है, 2 नागरिकताएं होती है। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, वैसे तो भारत फेडरल है, संघीय है, जैसा कि यूएसए है, लेकिन एनविसेज ड्यूअल पॉलिटी, सेंटर एंड स्टेट दोनों में केंद्र भी है और राज्य भी है। इट प्रोवाइड्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान का व्यक्ति हूँ तो मुझे राजस्थान की भी नागरिकता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास केवल एक ही नागरिकता। उसके पीछे कारण क्या है कि वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय प्रणाली है भारत की। इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड, ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। उसके राज्य का भी जो है ना उसको नागरिकता प्रदान होती है। दस ही ओज एलिजियंस टू बोथ, और इसलिए उसको दोनों के प्रति निष्ठा रखनी होती है। देखिए, ये वर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। एलिजियंस मतलब प्रति निष्ठा, निष्ठा रखना, है ना, उसके अंदर फेथ रखना, और उसके लिए बहुत अच्छे काम करना। वन कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड अनादर बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों की उसको नागरिकता मिलती है। इन इंडिया ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रेजाइड एंजॉय सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट। वो किसी भी राज्य में रहते हैं, उन्हें समान नागरिकता है भारत में, है ना, कोई अंतर नहीं होता सभी राज्यों में। ऑल ओवर द कंट्री एंड डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन द एक्सेप्शन इन फ्यू केसेस लाइक ट्राइबल एरियाज, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा तो देखो अब खत्म हो गया है जब से 370 हट गई है। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, उनमें आज भी भारतीय सरकार जाने नहीं देती है। जैसे कुछ द्वीप समूह हैं, है ना, कुछ जो है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, वहाँ पर बिना परमिशन के आप है ना वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। कुछ द्वीप हैं जहाँ पर है ना विशेष जनजातियाँ हैं, जो है ना जिनका रिच हेरिटेज कल्चर ख़त्म हो जाएगा हमारे जाने से, तो इसलिए क्या है, भारतीय सरकार उनको नहीं जाने देती है। तो यहाँ पर जरूर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, लेकिन इट इज़ अ हेल्दी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी चीज़ अच्छी है, अच्छाई के लिए भेदभाव किया जा रहा है तो वो अच्छी बात मानी जाएगी। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स, सभी को एक जैसे अधिकार है, ऑल द पीपल इंडिया बिन विटनेसिंग कम्युनल राइट्स एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद भी ये जो है ना भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो सांप्रदायिक दंगे, है ना, जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, कास्ट वार रहता है, लिंग्विस्टिक क्लैशेज रहते हैं। आपने देखा होगा भाषाई आधार पर कई राज्यों को बांटा गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भाषाई आधार पर कौन सी 2 समितियां बनाई गई थी भारत में, और सबसे पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य का बंटवारा हुआ था। ethnic dispute, this means that cherished goal of the constitution maker to build an united and integrated India has not fully realized। तो जो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, उनका जो उद्देश्य था, वो इतना सब होने के बाद भी वी आर प्रोवाइडिंग सिंगल सिटीजनशिप and giving the equality among all the people in India, still there is discrimination, still जो है अभी भी जो है ना भारत इतनी तरह से यूनाइटेड या इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है। अब आ रही है बात, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, है ना, जो फ्रीली स्वायत्तापूर्वक ऑटोनॉमस फॉर्म में अपना काम करती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड
द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन। ऐसा नहीं है कि केवल तीन ही ऑर्गन है, जिसमें लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका जो कि संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो मंत्री परिषद होते हैं, और जुडिशियल ऑर्गन जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट दोनों में है। बट ऑल्सो एस्टेब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज, दे एनविसेज, इनकी परिकल्पना जो की गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उसका जो मतलब उसको किस आधार पर रखा गया है, तो ये सभी भारत में क्या हो सके, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्थापित हो सके, इसलिए ये सारी बातें करी गई है। तो इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपको पता है इलेक्शन कमीशन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इलेक्शन कमीशन कौन सा अनुच्छेद में पूरा दिया हुआ है ना। इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में, कौन से भाग में दिया गया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पारदर्शिता पूर्वक जो है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव कराने में भी, और जो है राज्य विधानमंडलों के, है ना, विधान परिषद और विधानसभा, और इसके अलावा जो राज्य जो चुनाव निर्वाचन आयोग हैं वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के, है ना, और पंचायती राज्यों के भी जो है ना, पंचायती सिस्टम जो है ग्रामीण इलाकों में सरपंचों के चुनाव भी बहुत ही फेयरली कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो उसी तरह से ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं सारी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपको पता हो, कमेंट बॉक्स में बताइए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक और कौन से भाग में कंट्रोलर, कैग के बारे में वर्णन दिया गया भारतीय संविधान में। इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को क्या कर सकते हैं, ये जांच कर सकती हैं। ही एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स का मतलब जो लोगों का पैसा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें किस तरह से खर्चा हुआ है ना, ये सभी चीज़ों का। और जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे बैंक्स हैं, जैसे ONGC है ना, BPCL है और कोल इंडिया लिमिटेड है, इन सभी को भी है ना ऑडिट करने का अधिकार कैग को प्रदान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन चल रहे हैं, वर्तमान के कैग कौन चल रहे हैं, है ना। तो देखिए, ही एक्ट एज ए गार्जियन एंड कमेंट ऑन द लीगैलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की सरकार किस तरह से खर्च कर रही है, उसका आधार क्या है। और कई बार आपने देखा होगा कैग ने कई तरह के मामले भी पकड़े हैं चोरी के, और जो है ना कई प्रकार के जो स्कैम्स है, घोटाले, वो भी हमारे कैग ने पकड़े हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एकदम फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट कराती है। आज भी IAS एग्जाम्स पे किसी प्रकार का दाग नहीं, जबकि दूसरे कई एग्जाम्स में इस तरह के दाग हैं कि उनमें पारदर्शिता है, या पैसे खाकर जो है ना इस तरह के एग्ज़ाम को जो है ये लोग जो है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद लगा देते हैं उसमें। तो कंडक्ट एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज का एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज, जैसे CDS है, जैसे NDA है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। तो इन सभी को क्या है, ये कंडक्ट करवाती है UPSC। आपको पता होगा ली कमीशन ने सबसे पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में रिकमेंड किया था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किस वर्ष में किया था। अंग्रेजों के समय में ली कमीशन ने UPSC की बात की थी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो राज्यों में अपने जो है फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाते हैं एग्जामिनेशन, ताकि है ना इम्पार्शियल, है ना, पार्शलिटी किसी तरह की नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडी वेरियस प्रोविजन लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो आपसे पूछा जाए किस आधार पे भाई ये सिक्योरिटी देती है, मतलब किस आधार पे जो है ना, जो संसद है या लोकसभा, राज्यसभा कैसे इनके दायरों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इनको जो है संविधान में फिक्स टेन्योर दिया है कि इतने समय तक तो ये सरकार में रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति 5 साल है ना, उपराष्ट्रपति 5 साल है, और फिक्स सर्विस कंडीशन भी फिक्स है। एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो खर्चे होंगे वो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल में दिया हुआ है। मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ ना, ये सभी आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग समय में। अब बात आ रही है इमरजेंसी प्रोविजन की, आपातकाल का जो प्रावधान है। तो जो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविज़न। आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि आपातकाल का प्रावधान जरूर दिया गया है, और आप लोगों ने बताया था कि आपातकाल का जो प्रावधान है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपातकाल का प्रावधान कौन से देश से लिया गया। ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सभी मैं आगे कवर करने वाला हूँ, नो डाउट, आप निश्चिंत रहें। लेकिन अभी आप आंसर्स देंगे तो यू विल फील इंटरेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा आपको है ना सामंजस्य, तालमेल बैठता जाएगा मेरे साथ में। तो देखिए, The rationality behind the incorporation of these provision is to safeguard the sovereignty, मतलब संप्रभुता, एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी और सुरक्षा
के लिए इन सभी को लाया गया है। कभी मान लीजिए भारत देश पे किसी बाह्य आक्रमण हो जाता है तो राज्य जो है ऐसा ना हो कि वो अलग अलग अपना मतलब मत पास करे। जैसे अभी कोविड-19 में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से है ना, एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद भारत देश दिखला रहा है, क्योंकि सभी राज्य जो है ना केंद्र को बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से देश पर यदि किसी और देश का अटैक हो जाता है, उस समय भारत जो है ना वो सारी की सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति और जो है मंत्रिपरिषद के पास आ जाती हैं और वो निर्णय लेते हैं ताकि क्या हो सके, त्वरित प्रभाव से उस चीज़ को टाला जा सके या उसके प्रति जो है ना जो भी एक्ट होना चाहिए वो क्रिया की जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेस परिकल्पना की गई 3 प्रकार की इमरजेंसी की। पहली जो है नेशनल इमरजेंसी, ये 352 में अनुच्छेद 352 में दिया है। किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण और आर्म्ड रिबेलियन का मतलब जिस प्रकार से आर्म्ड रिबेलियन जो है जो इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के समय लाए गए थे, तो ये आर्म्ड रिबेलियन जो टर्म है ना वो 44वें संविधान संशोधन में 1978 के अंदर ऐड किया गया था। आर्म्ड रिबेलियन यदि किसी भी प्रकार से जो है ना लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें और किसी प्रकार का विदेशी है ना एग्रेशन हो जाए तो उस केस में जो है आर्टिकल 352 लगेगा। स्टेट इमरजेंसी कब होता है? जब भी कोई राज्य केंद्र के कुछ निर्देशों पर नहीं चलती और बहुत ही विपरीत काम कर रही है, उस केस में जो है ना उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और इस प्रेसिडेंट रूल को राज्यों के अंदर है ना कई बार गलत तरीके से यूज़ किया गया है। इट इज़ काइंड ऑफ मतलब कि है ना वो क्या करते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए केंद्र क्या है कई बार इस तरह के लॉज अप्लाई कर देती है। तो देखिए, एक तो है ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, राज्य में किसी भी प्रकार की संवैधानिक जो तंत्र है वो निष्क्रिय हो जाए तो आर्टिकल 356 के तहत है ना, और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर इन आर्टिकल, तो और वो जो है ना यदि केंद्र के अनुशंसा केंद्र के अनुदेशों पर नहीं चल रही है तो 365 और 356 याद रखना, वैसे मेनली 356 के तहत वो है ना। और जब भी कभी केंद्र एक बार 355 के तहत थ्रेट देता है कि आप ये काम सही नहीं कर रहे, इसको सुधार लीजिए, यदि वो नहीं सुधारता है तो फिर उसके बाद 356 के तहत उन्हें इमरजेंसी लग जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? 360 के तहत ग्राउंड थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो 360 के तहत जो है उसमें एक तरह से वित्तीय आपातकाल लग सकता है, जो कि भारत में आज तक नहीं लगा। 1991 में संभावना थी। तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको जो पेमेंट मिलता है उसमें भी कटौती की जा सकती है। भारतीय सरकार कई तरह की कटौती कर सकती है। आज देखिए, बिना वित्तीय फाइनेंशियल आपातकाल के भी जो कोविड-19 में कई सारे जो केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं उनके कई सारे पेमेंट को काटा गया है ना, कटौती की गई है उनके डीए में, डियरनेस अलाउंस में, है ना। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल, तो केंद्रीय सरकार पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है और खासकर मंत्रिपरिषद है ना, स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर, और जो समवर्ती सूची है उस पर भी और राज्य सूची पर दोनों पर जो अधिकार है वो पूरी तरह से किसका होता है ना, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट पर जो है ना कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास चला जाता है, सेंटर के पास चला जाता है। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन, तो जो संघीय प्रणाली है ना वो एकात्मक प्रणाली में तब्दील हो जाती है, केवल केंद्र से सब कुछ चल रहा होता है विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म फेडरल है ना, फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम और इमरजेंसी के समय पर जो है ना एकात्मक तंत्र बन जाता है। तो आप याद रखना कि इमरजेंसी जब भी लागू होगी तो संघीय व्यवस्था है या एकात्मक, तो चूंकि केंद्र के पास संपूर्ण शक्ति आ रही है इसलिए एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रिपल लेयर, तो ट्रिपल लेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना ये भारत में बहुत महान था। वैसे गांधी जी ने इसके बारे में बहुत पहले बात कर दी थी। मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से कई सारे जो संविधान सभा के लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने कई बार विरोध किया कि आपने गांधीयन प्रिंसिपल को जो है ना संविधान से बिल्कुल अलग कर दिया। और इसी गांधीयन प्रिंसिपल के आधार पर संविधान संशोधन 73 होता है और 74 होता है 1992 में, 1992 में, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय, इस तरह के ट्रिपल लेयर व्यवस्था बनाई कि जो है सबसे पहले तो ग्राम स्तर पे, फिर जो है एक तरह से कस्बे स्तर पे और उसके बाद में जिला स्तर पे, ये ट्रिपल लेयर एक सिस्टम बनाया। और इनको एक तरह से क्या है, जो स्मॉल यूनिट्स को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है, ताकि वो क्या करा जा सके कि निम्नतम लेवल पर भी आज आसानी से जो है ना प्रशासन या शासन चलाया जा सके।
ऐसा सिस्टम दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलता जो इस प्रकार का ट्रिपल 3 लेयर सिस्टम जो है भारत में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ राज्यों ने इस ट्रिपल लेयर को ना मान के कुछ राज्यों ने केवल ड्यूअल लेयर माना है, दो स्तर पे माना है। कई राज्यों ने 4 स्तर पर जो है पंचायती राज को लागू किया है। पॉइंट क्लियर हो गया। आप मुझे बताइए किस राज्य ने 4 लेयर स्टेज पे जो है ना पंचायती राज को लागू किया है। तो देखिए, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ड्यूअल पॉलिटी कंटेंट प्रोविजन विद द रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पावर सेंटर। तो केवल केंद्र और राज्य जो यही जो है नियम और कानून बना रहे दुनिया के कई देशों में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में एडेड 3 लेयर ऑफ द गवर्नमेंट विच इज फाउंड इन एनी अदर विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी और संविधान में ये देखने को नहीं मिलता। 73वां जो संविधान संशोधन था गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत रूरल लोकल गवर्नमेंट। पंचायत को रिकॉग्निशन मतलब पहचान मिली। एडिंग द पार्ट, कौन से पार्ट में जोड़ा गया है, पार्ट 9th में। याद रखना पंचायती राज को किस में जोड़ा है, पार्ट 9th में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। और कौन सी शेड्यूल, कौन सी अनुसूची बनाई गई थी, 11th अनुसूची। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में और 9वीं अनुसूची में, 9th अनुसूची में क्या है। एंड एड शेड्यूल 11, तो देखो 11वें शेड्यूल में इसको ऐड कर दिया गया। सिमिलरली 74वां संशोधन करके 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जो अर्बन लोकल मतलब शहरी निकायों को जो है। और ये किस में ऐड किया गया है, 9th A में, 9th A में इसे ऐड किया गया। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और इससे जो कौन से शेड्यूल में, 12वें शेड्यूल में। तो 11वां शेड्यूल किससे संबंधित है, ग्रामीण निकायों से। 12वां शेड्यूल शहरी निकायों से संबंधित है। और आप ये सभी जो अमेंडमेंट है ये सभी आपको पता होने चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं है ना, ये पूरे के पूरे पार्ट्स दे रखे हैं, इनको मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। अभी 1-2 पॉइंट और रह गए हैं जो भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर है, तो उनको फिनिश करने के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सभी आर्टिकल, अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ना, जैसे ना या अनुच्छेद 1 है, 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। जैसे 21A बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये अगला लेक्चर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस लेक्चर को, नेक्स्ट जो 4th सैलिएंट फीचर का लेक्चर आएगा, उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। और इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे भारतीय संविधान में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन और भारतीय संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, है ना। जैसे आपको ये पता होगा यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन है वो 315 में दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें IAS IPS इसका सभी दिया जाता है ना, वर्णन है, तो 312 में। तो इन सभी को मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ एक सीक्वेंस लेक्चर में। लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला जो सेलिएंट फीचर है, दैट इज द लास्ट सेलिएंट फीचर, तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 97वां जो संविधान संशोधन था ना, 97th अमेंडमेंट, है ना। मैंने आपको 99वां संविधान संशोधन लास्ट लेक्चर में बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 99वां संविधान संशोधन क्या था और उसे क्यों खारिज किया गया था, जो है संसद जुडिशरी, है ना, न्यायपालिका के द्वारा क्यों खारिज किया गया था, आप मुझे ये जरूर बताएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, सहकारी समितियां। तो देखिए सहकारी समितियों का भी कॉन्सेप्ट गांधी जी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया था और इसको 2001 में जाके देखो मान्यता मिली है। 2001 में 97वां संविधान संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। भारत में आज कई लाखों करोड़ों की संख्या में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं कि ये जैसे मैं हूँ और भी कई सारे मेरे मित्र हैं, ये क्या करेंगे, एक सोसाइटी बना लेंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे, और जिस व्यक्ति को जो है ना किसी प्रकार के धन की, पैसे की कमी है, तो उसको हम अपने लेवल पे क्या करेंगे, उसको ऋण देंगे बहुत ही कम दरों पर। जैसे साहूकार और महाजन तो जो आपने सुना होगा 1 महीने के लिए ना 5%, 10% की दर से पेमेंट देते हैं, जबकि सहकारी समितियां तो न्यूनतम ब्याज 2%, 4%, 6% ब्याज दर के आधार पर पूरे साल भर के लिए ब्याज देते हैं। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है, लोग आपस में एक दूसरे को मदद करें, और यही क्या है, कॉपरेशन है, यही सहयोग है। तो इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97वां संविधान संशोधन याद रखेंगे 2011 का, राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दिस
कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, है ना। ये लास्ट पॉइंट है हमारे इसका, और इसके माध्यम से आपको पता चल गया कि भारतीय संविधान में कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखिए, इट मेड राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटीज़। कोई भी, मैं भी चाहूँ, है ना, कुछ मित्रों के साथ मिलकर कॉपरेटिव सोसाइटीज़, गाँव में बहुत सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अमूल जो दूध है वो भी पहली बार एक तरह का कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के तौर पे ही उभरा था। और देखिए आज अमूल ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और दुनिया में सबसे ज़्यादा, है ना, एक्सपोर्ट भी करती है। तो अब फंडामेंटल राइट है ये, और ये किसके तहत है? तो 19वें आर्टिकल में राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड किया गया। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। इट इंक्लूड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक नया नीति निदेशक तत्व भी ऐड किया गया। देखो इस तरह के एडिशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 43B के अंदर कि प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, कोई भी व्यक्ति जो है ना उसको प्रमोट कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और एक और जो है, इट एडेड न्यू आर्टिकल, न्यू पार्ट ऑफ 9th B। आपको ये बात पता चल गई है 9th के अंदर कौन था? ग्रामीण बॉडीज, जो है ना ग्राम पंचायतें। पार्ट 9th A में क्या था? शहरी निकाय। और पार्ट 9th B में क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखो कहाँ से कहाँ तक है? 243 आर्टिकल के ZH से लेकर ZT तक। इसका मतलब H है ना, HIJKLMNOPQRST। तो इसके अलग अलग प्रावधान है ना, बहुत तरह के प्रावधान इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। The new part 9th B contains various provision to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, प्रोफेशनल व्यावसायिक रूप से काम करेगी, ऑटोनोमस आत्मनिर्भर है, मतलब ऑटोनोमस का मतलब है कि स्व इच्छा से, है ना, स्व नियंत्रित होकर काम करेगी, इकोनॉमिकली साउंड मैनर, और बहुत ही अच्छे से काम करे। इट एम्पावर द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जो बहुत कम दरों पर, है ना, ब्याज दर देता है, ठीक है, ब्याज दर पर ऋण देते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉ। तो सभी राज्यों के, आपको पता होगा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, इस तरह से सभी राज्यों के अपने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो बहुत सस्ते दरों पर ऋण देते हैं, ताकि क्या हो सके, भारत के अंदर आर्थिक, सामाजिक और स्वनियंत्रित, अपने आप स्वतः चलने वाला प्रोसेस बन सके, है ना। तो ये एक तरह से आर्थिक चक्र को बहुत सुचक्र तेजी से चलाने के लिए ये लाया गया। तो आपको मेरे हिसाब से सभी भारत के सेलिएंट फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और भारत का क्रिटिसिज्म क्या हुआ है और भारत के संविधान के क्या जो है आलोचना की जाती है, उन सभी के बारे में भी गहन चर्चा हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। आपको वाकई में लेक्चर्स जो है बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस सब्सक्राइब को, इसको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।